स्टार्ट करते हैं बेटा आज की क्लास को। और आज की क्लास में आपको जैसा पता है हमने लास्ट क्लास कॉन्ट्रैक्ट को बिल्कुल निपटा ही दिया था। बस एक छोटा सा पॉइंट बचा, उसे जल्दी से करते हैं। लास्ट क्लास क्योंकि थोड़ा पेन का प्रॉब्लम हो गया था तो अपन लोगों ने डिक्टेट करा था। आई होप आपने नोट्स प्रॉपर्ली बनाए सारे पॉइंट्स वगैरह वगैरह, ठीक है। जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं बच्चे, आई होप आपने भी बनाया बेटा। अब बेटा प्रीवियस क्लास में मैंने तो दो चीजें बताई थी। पहला, सब एजेंट और सब्स्टिट्यूटेड एजेंट का डिफरेंस है ना। सब एजेंट होता है जब प्रिंसिपल अपॉइंट करता है एजेंट और वो एजेंट फर्दर अपने अंडर एक एजेंट अपॉइंट कर देता है। अब सब एजेंट रखना इज अनलॉफुल क्योंकि डेलीगेटी कैन नॉट डेलीगेट द वर्क। तो सब एजेंट तो बता दिया मैंने आपको। फिर मैंने बताया था सब एजेंट जब आता है तो किस किस की लाइबिलिटी आती है। अगर विदाउट अप्रूवल है, विद अप्रूवल है, लाइबिलिटी अलग अलग होती है, देखना पड़ेगा। सेकंड बताया सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। बेटा सब्स्टिट्यूटेड एजेंट होता है वो एजेंट जो एजेंट अपॉइंट करता है बट किसके कहने पे? प्रिंसिपल के कहने पे। तो बेसिकली अपॉइंटमेंट एजेंट कर रहा है लेकिन अपॉइंटमेंट की डायरेक्शन किसने दी है? प्रिंसिपल ने। तो वो ना एजेंट के अंडर नहीं है, वो नॉर्मल एजेंट की तरह एक दूसरा एजेंट है। दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल के लिए ही है। अनसब्स्टिट्यूटेड एजेंट रखना इज एब्सोल्युटली लॉफुल। फिर मैंने बताया एक एजेंट की क्या क्या ड्यूटीज होती है कि भैया आपको ड्यूटी टू एग्जीक्यूट मैंडेट, ड्यूटी ऑफ रीजनेबल केयर, ड्यूटी कोई सीक्रेट प्रॉफिट नहीं रखना, ड्यूटी कोई जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन उसे नहीं बताना, अलग अलग ड्यूटी मैंने बताई। ये सारी 10 की 10 ड्यूटी करने के बाद हमने राइट्स बताना चालू करा, जिसमें जो पहला राइट था, आप जो है मनी को रिटेन कर सकते हो प्रिंसिपल के। किस किस पर्पस के लिए? मैंने बताया था 2-3 पर्पस। पहला तो आपको और जब अगर आपको अपना जो रेम्युनरेशन है वो नहीं मिला, दूसरा एक्सपेंसेस इनकर्ड नहीं मिले, और तीसरा अलग सा था एडवांस अगर आपने पे करा है उस एडवांस की रिकवरी आप ले सकते हो। राइट टू रिसीव अग्रीड रेम्युनरेशन, भाई जो अग्रीड रेम्युनरेशन है उसे रिसीव करना है। अगर रेम्युनरेशन फिक्स नहीं है तो जो कस्टम ऑफ ट्रेड बोल रहा है, जो नॉर्मली मार्केट में चलता है, अब उसके अकॉर्डिंग लीजिए। थर्ड था एजेंट लीन ऑन प्रिंसिपल्स प्रॉपर्टी। बेटा मैंने बताया कि एजेंट जो है वो भैया प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी पे, प्रिंसिपल के गुड्स पे लीन लगा सकता है, मतलब उनको रिटेन करके रख सकता है अगर रेम्युनरेशन पेड नहीं है तो, या कोई एक्सपेंस पेड नहीं है तो गुड्स पे भी लीन लगा सकता है। अब इसके बाद एक लास्ट राइट आता है विच इज पॉइंट नंबर 4। आप मेरे साथ पॉइंट नंबर 4 लिखेंगे बेटा। राइट टू इंडेमनीफाई। पॉइंट नंबर 4 आता है बेटा राइट टू इंडेमनीफाई। इंडेमनीफाई बेटा आपको पता है ऑलरेडी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनीफाई मतलब है टू कंपनसेट, टू मेक गुड द लॉस, है ना। तो एजेंट का राइट है कि वो इंडेमनीफाई हो सकता है, मतलब अगर उसे कुछ भी गड़बड़ हुई ना तो उसको कौन लॉस के लिए कंपनसेट करेगा? प्रिंसिपल। किस किस काम के लिए? इसके अंदर बेटा पॉइंट नंबर ए लिखिएगा, राइट टू इंडेमनीफाई। पहला, राइट टू इंडेमनिफिकेशन फॉर लॉफुल एक्ट्स। अगर आप कोई भी लॉफुल एक्ट कर रहे हो और उस लॉफुल एक्ट को करते हुए आपको, एजेंट को लॉस हो जाता है तो वो इंडेमनीफाई कौन करेगा? प्रिंसिपल। लेकिन याद रखना एक्ट कैसा होना चाहिए? लॉफुल। अगर एक्ट लॉफुल नहीं है और फिर लॉस हो गया तो इंडेमनिफिकेशन नहीं होगा। तो इंडेमनिफिकेशन मिलेगा लॉफुल एक्ट के लिए, ठीक है। इसी के अंदर लिखो पॉइंट नंबर बी, राइट टू इंडेमनीफाई। सेकंड केस, राइट टू indemnification for act done in good faith. For act done in good faith. अगर कोई एक्ट एजेंट गुड फेथ में करता है, उसे नहीं पता बैक एंड पे क्या हो रहा है। मान लो भाई ये मेरा प्रिंसिपल है सुयश, बेटा सुयश ने गुड्स चुरा रखे हैं, डिफेक्टिव टाइटल है इसके पास, ठीक है। इसने बोला भैया रोहित सर आप मेरे एजेंट बन जाओ, ये लोग गुड्स इन्हें सेल करना। अब इसके पास गुड्स चोरी के है, इसने मुझे दिए, मुझे नहीं पता, मैं गुड फेथ में हूं, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप बना था, मैंने आगे गुड्स संदीप को सेल कर दिए।
जब बाद में संदीप को पता लगा भाई ये तो चोरी के गुड्स है, भाई संदीप ने मेरे अगेंस्ट सूट फाइल कर दिया, मेरे को लॉस हो गए, तो मैंने तो एक्ट गुड फेथ में करा था, मुझे नहीं पता था ना इस सब चीज का। तो बेटा उस केस में जो भी मेरे सूट के लॉसेस है, डैमेजेस है, वो सब इंडेमनिफाई कौन करेगा? प्रिंसिपल। तो एजेंट हैज द राइट टू इंडेमनिफाई फर्स्ट फॉर ऑल लॉफुल एक्ट्स, सेकंड अगर कोई भी एक्ट उसने कैसे करा है? गुड फेथ में करा है। किस केस में करा है? अगर डिफेक्टिव टाइटल है चोरी का, मुझे पता है चोरी का है, फिर भी बेच रहा हूं, अब नहीं होगा भाई, अब तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर सी लिखो, इंडेमनिफाई में कहा नॉन लाइबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर कौन है बेटा? प्रिंसिपल, ब्रैकेट में लिख लेना, नॉन लाइबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर यानी प्रिंसिपल ऑफ एजेंट टू अ क्रिमिनल एक्ट। प्लीज याद रखना, ये अब एक नई चीज बता दी, वैसे तो आप थोड़ा दिमाग लगाओगे, प्रिंसिपल कभी भी लायबल नहीं होगा एजेंट के क्रिमिनल एक्ट के लिए, सीधी बात है, क्रिमिनल एक्ट कभी लॉफुल नहीं होता, तो पहले पॉइंट से भी कट ही जाएगा वैसे। अब भाई मैं सुरेश को बोल रहा हूं, मैं प्रिंसिपल ही एजेंट, मैं बोल रहा हूं बेटा एक काम कर, संदीप को पेल दे दे प्रसाद दे दे, इसका भूत बना दे, कोनी कोनी बढ़िया, ठीक है, कमीशन दूंगा। भाई अब ऐसा नहीं कि एजेंट क्या अकल, प्रिंसिपल बाइंड होता है तो अब बाइंड कर दोगे, भाई तेरे में भी तो अकल है ना, क्यों अनलॉफुल एक्ट कर रहा है भाई? तो अगर आप कोई भी प्रिंसिपल के कहने पर एजेंट क्रिमिनल एक्ट करता है, तो उसके लिए प्रिंसिपल की लायबिलिटी जनरली एजेंट के एक्ट से प्रिंसिपल बाइंड होता है, लेकिन क्रिमिनल एक्ट में नहीं होगा। कौन सा पॉइंट? इस इंटरसेक्ट हो रहा है आपस में, क्योंकि क्रिमिनल एक्ट लॉफुल नहीं होता ना, तो उसके लिए एजेंट ही लायबल होगा। तो सर क्या लॉ प्रिंसिपल को फिर अलग से नहीं करेगा? मतलब मैं समझा नहीं, लॉ प्रिंसिपल को क्या मतलब जैसे उस पर वो मतलब जेल चला जाए फिर ऐसे कुछ? बेटा ऑब्वियसली एजेंट करेगा, प्रिंसिपल करेगा, दोनों करेंगे, एजेंट भी जेल जाएगा मारा, उसके कहने पे मारा, प्रिंसिपल भी जेल जाएगा, क्रिमिनल लायबिलिटी चलेगी चलेगी, लेकिन एजेंट प्रिंसिपल एजेंट को इंडेमनिफाई नहीं करेगा इस केस में। अब मान लो उससे जेल हो गई एजेंट को, उसकी बेल में 10 लाख का खर्च आ रहा है, तो प्रिंसिपल लायबल नहीं है उसके बेल के लिए, जेल दोनों को होगी, वो अलग बात है, वो तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है। बट यहां पे बात आ रही है कि इंडेमनिफाई करने की, इंडेमनिफाई थोड़ी करेगा इस केस में, क्लियर? तो आप इसमें लिखना, इसके अंदर एक्सप्लेनेशन लिखना, इस थर्ड वाले सी वाले के अंदर, हाँ, व्हेन वन पर्सन employs another to do an act which is criminal, comma, the employer is not liable, the employer is not liable to the agent. To the agent, comma, either upon an express or implied promise to indemnify him against the consequence. क्या बोल रहा है? भले ही आपने कोई एक्सप्रेस इंप्लाइड एग्रीमेंट बनाया है इंडिमनिफाई करने का, फिर भी इंडिमनिफाई नहीं कर पाओगे। मैंने बोला सुरेश भाई इसको मार दे, जो भी केस वेस का खर्चा होगा मैं इंडिमनिफाई कर दूंगा, तूने मेरे कहने पे एक्ट कर दिया, अब मैं इंडिमनिफाई करने से मुकर गया, तो क्या तू पैसे ले सकता है? नहीं ले सकता, क्योंकि लॉ पहले ही बोल रहा है भाई प्रिंसिपल की कोई भी इंडिमनिफिकेशन की लायबिलिटी नहीं होगी अगर आप क्रिमिनल एक्ट करते हो। तो यहां पे कंक्लूजन सुनो,
अगर एजेंट कोई लॉफुल एक्ट करता है, क्या प्रिंसिपल की लायबिलिटी है इंडेमनिफाई करने की? यस। अगर एजेंट कोई गुड फेथ में एक्ट करता है, क्या प्रिंसिपल की लायबिलिटी है इंडेमनिफाई करने की? यस। लेकिन अगर एजेंट कोई क्रिमिनल एक्ट करता है, भले ही प्रिंसिपल के कहने पे, भले उसने प्रॉमिस करे मैं इंडेमनिफाई करूंगा, फिर भी एज पर लॉस की कोई लायबिलिटी टू इंडेमनिफाई नहीं बनती। आपसे क्रिमिनल एक्ट करवा लेगा, इंडेमनिफाई करने के लिए मना कर देगा बाद में, आप कुछ नहीं कर सकते। लास्ट पॉइंट बेटा, पॉइंट नंबर डी, राइट टू compensation for injury caused by principal negligent, प्रिंसिपल नेग्लेक्ट लिख लो। अगर प्रिंसिपल के नेग्लिजेंस से कोई भी इंजरी होती है एजेंट को, तो अगेन उसे इंडेमनिफाई करना पड़ेगा। तो आप अगर लास्ट फोर्थ राइट को समझो तो 3 जगह इंडेमनिफाई करना है और एक केस में इंडेमनिफिकेशन की लायबिलिटी नहीं आती। अगर एक्ट लॉफुल है इंडेमनिफाई करना पड़ेगा, अगर एक्ट गुड फेथ में है इंडेमनिफाई करना पड़ेगा, अगर आपके नेग्लिजेंस से एजेंट को कोई इंजरी हो रही है इंडेमनिफाई करना पड़ेगा। लेकिन 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 अगर क्रिमिनल एक्ट की सिचुएशन है, उस सिनेरियो में इंडेमनिफाई करने की लायबिलिटी नहीं। आई होप दिस इज क्लियर। इसी के साथ बेटा आपका जो काम है वो होता है खत्म। इसी के साथ आपका जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फिनिश होता है फाइनली आफ्टर 46-47 लेक्चर्स। आई होप दिस इज कूल, एकदम बढ़िया। नोट्स वोट आपने प्रॉपर्ली बनाए हैं, लर्निंग पूरी स्टार्ट कर दो बेटा। मैंने शायद नेक्स्ट थर्सडे टेस्ट बोला है, थर्सडे को आपका टेस्ट है। ऑफर एक्सेप्टेंस, इंट्रोडक्शन, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, फ्री कंसेंट, टिल फ्री कंसेंट, पूरे नोट्स जितने भी है उन सबका टेस्ट है। केस स्टडी और डायरेक्ट बिल्कुल इक्वल रहेगा। लेट्स अज्यूम कौन सा चैप्टर? नहीं इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, वो पेपर में भी नहीं आया भाई, वो आता ही नहीं। अभी 2 अटेम्प्ट हो गए, 2 बारी तो नहीं आया। ठीक है,